हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका 21वां टेस्ट है। आज अपने 21वें टेस्ट के विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। और जो आज का टेस्ट रहेगा वो रहेगा भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के विषय में। ये यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है दोस्तों। और आज अपने कुल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के विषय में बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि भारतीय जो हमारी स्टेट थी, भारतीय जो रियासतें थी, उनके प्रति अंग्रेजों की नीति कौन सी रही। अंग्रेजी सरकार की, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां रही थी, उन सभी नीतियों के विषय में अपने बात करने वाले हैं दोस्तों। ये हमारी यूनिट नंबर 3 है और इसी को अपने पढ़ रहे हैं। ये वाला टॉपिक अपने कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। आज अपने भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के विषय में बात करेंगे दोस्तों। आपके द्वारा जो पूछा जा रहा है कि हमें क्या पता चलेगा कि कल कौन सा टेस्ट होने वाला है, तो दोस्तों यहाँ आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो टेस्ट और क्लास का कार्यक्रम जो पीछे रहा है और जो अपना टेस्ट का प्रोग्राम चल रहा है, वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। तो आज जब हम इस टॉपिक के विषय में बात करेंगे तो कल का टॉपिक कौन सा होना चाहिए, जाहिर सी बात है अगला ही होगा, यानी 1857 की क्रांति के विषय में बात करेंगे। कुछ टॉपिक छोटे होते हैं तो वो एक टेस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, जहां ज़्यादा है वहां पर 2-3 भाग भी बन जाते हैं। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको हर टेस्ट के लास्ट में दे देता हूं, तो इसलिए एक तो आप वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों। जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है, जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है, वही सारी बातें अपने यहाँ पर करते हैं दोस्तों। तो आप उसको पूरा देख लेंगे तो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लास्ट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कल का जो रहेगा 1857 की क्रांति का रहेगा। आप इसको अच्छे से याद कीजिए, कोई ना कोई बुक आपके पास में होगी दोस्तों। उस बुक से अच्छे से याद कीजिए जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रही हैं। बार बार आप किसी किताब को बदलिए मत दोस्तों, क्योंकि बुक्स को बदलना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। जो अच्छी किताबें हैं, जिनका चयन आप कर चुके हैं, अच्छे से यहाँ तात्पर्य है कि जिन किताबों की भाषा आपको समझ में आती है, इजी लगती है। किताबें सारी अच्छी होती हैं, मैटर तो उसमें 1857 की क्रांति का ही रहेगा दोस्तों। किसी में कम हो सकता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप उसको देखिएगा जिसकी भाषा आपको समझ में आती है, तो उसको देखिएगा, उस किताब से याद करिएगा। अगर आप देखिए वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। अपने चैनल के ऊपर भी आपको 1857 की क्रांति का वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने का हमारा अभिप्राय रहता है यहाँ पे। तो 1 घंटे के आसपास की वीडियो है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो है टॉपिक वाइज सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इन सभी की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। और अगर आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप हमें बताएं, हम उसको अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, कई बार ये पूछा जाता है कि हमें इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी पीडीएफ है, कल के टेस्ट की सूचना है, या कई बार नहीं भी हो पाता है तो वो सारी सूचनाएं आपको टेलीग्राम के द्वारा मिलती रहेगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से है, हेनरी लॉरेंस से है, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से है दोस्तों। यहाँ आपको इस नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ये नाम सुना होगा, रिंग फेंस। तो रिंग फेंस की नीति कहें, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहें, या फिर घेरे की नीति कहें, सारा कुछ एक ही है। तो आपको बताना है कि इस नीति का प्रवर्तक कौन था या इससे कौन संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है वारेन हेस्टिंग्स। और दोस्तों, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 जगह हेस्टिंग्स है और यही गलती कई बार हो जाती है दोस्तों। ये वारेन हेस्टिंग्स है और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो संबंध है वो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति से है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिएगा कई बार जो प्रश्न पत्र जब आपके हाथ में आता है तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमारी मानसिक स्थिति थोड़ी अलग होती है और हम हेस्टिंग्स को देखते ही टिक कर देते हैं, या फिर अगर ये पहले ऑप्शन पे होता तो शायद हम इस चीज़ को देखते भी नहीं, और घर आके जब ये देखते हैं कि इस आंसर के अंदर ये भरना था और हमने ये भर दिया, तो सिर्फ दिमाग खराब करने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो कम से कम चारों ऑप्शन को देख लिया करना अच्छे से, और अच्छे से आराम से आपको
क्वेश्चन को सोल्व करना है ताकि किसी प्रकार की गलती न रहे। अब बात करते हैं अपने ये रिंग फेंस की नीति क्या थी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1757 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सन, क्योंकि बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके साथ में प्लासी का युद्ध होता है और उसी के बाद में जो है ये कंपनी जो अपनी नीतियां बनानी स्टार्ट करती है। उसके बाद में जो नीति आई, पहली जो नीति है उसे हम रिंग फेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रिंग फेंस की नीति कहते हैं। अब ये रिंग फेंस की नीति क्या थी? पहली बात तो इससे संबंधित व्यक्ति दो थे। एक तो वारेन हेस्टिंग्स है, जिसकी बात अपने कर ही रही हैं। इसके अलावा देखिएगा, दूसरा जो व्यक्ति था वो इससे संबंधित था वेलेजली। हालांकि दोनों की विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन मिलता है, उसके विषय में भी अपने बात करेंगे। तो रिंग फेंस की नीति क्या थी? प्लासी के युद्ध के बाद में ही स्टार्ट होती है। इसमें कंपनी की जो नीति का आधार था वो था अहस्तक्षेप। इस चीज को याद रखिएगा विशेषतः। अहस्तक्षेप नंबर 1 और नंबर 2 था सीमित उत्तरदायित्व। एक तो था अहस्तक्षेप और दूसरा था सीमित उत्तरदायित्व। और इस नीति के निर्माता की अगर बात करें तो वो वारेन हेस्टिंग्स को ही माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसने किया था इस नीति का प्रवर्तन, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और इसका जो आधार था वो था हस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व। क्योंकि दोस्तों कई बार अंदर से भी वो प्रश्न पूछता है, हम पूरे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और देखिएगा, इस काल में जो कंपनी की जो नीति थी वो भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की थी, यानी हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने वाले नहीं है दोस्तों, और न ही किसी प्रकार का ज्यादा कोई उत्तरदायित्व हम लेने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, कंपनी की जो नीति थी वो ये थी कि अन्य जो उनकी देशी रियासतें हैं उनसे संबंध बढ़ाकर उन्हें शक्तिशाली जो रियासतें हैं उनके विरुद्ध जो है बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो ये शब्द जितना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाता है बफर स्टेट। अब ये बफर स्टेट क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा ये हमारा राज्य है, तो इसके चारों तरफ के जो भी स्टेट है जिन्हें हम दूसरे राज्य से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, तो इनका जो उद्देश्य था वो अधिकार करने का न लेकर के बफर स्टेट बनाने का हुआ करता था। और इनसे जो इनके संबंध थे, रिंग फेंस में भारतीय रियासतों के साथ जो संबंध चले वो बराबरी के थे। ये चीजें याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। ये किस प्रकार के संबंध बनाने की बात की थी? बराबरी के संबंधों पर ये आधारित हुआ करता था। ये एक प्रकार से उनको अधीनस्थ नहीं मानते थे दोस्तों। हालांकि इन्होंने इन चीजों का पूरा पालन भी नहीं किया हस्तक्षेप का। कई बार अगर मौका मिलता तो ऐसा काम ये कर भी लिया करते थे दोस्तों। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न का, तो आधार कौन सा था? हस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व का था। और ये किसी भी स्टेट को जो है बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। संबंध जो थे वो बराबरी के थे। और यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, एक तो मैसूर और दूसरी समस्या थी इनके पास में मराठा। तो मराठा और मैसूर से तो क्या हो, युद्ध हो, और अन्य जो भी स्टेट हैं उनके साथ में जो है बराबरी का संबंध बनाया जाए, उनके साथ में बराबर का पद जो है उसका व्यवहार किया जाए, और अपने राज्यों को चारों ओर से घेर लिया जाए मध्य राज्यों के द्वारा या बफर स्टेट के द्वारा। इसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि राज्य की रक्षा हो जाए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। इसकी जो नीति थी वो यही थी कि पड़ोसी राज्यों की रक्षा की जाए ताकि खुद की जो सीमा है वो कैसी रहे, सुरक्षित रहे। और इस समय जो उनको मुख्य भय था या तो अफगानों से था या फिर मराठों से हुआ करता था। इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा के लिए कार्य किया और इस शर्त पर संभाला था कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए। और इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा करना था। अवध के साथ में ही इस प्रकार के जो संबंध है वो सबसे पहले बनाए गए थे। अब देखिएगा, अब हम कहें कि ये जो नीतियां थी, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी वो कौन कौन सी नीतियां थी, ये आपको याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। पहली नीति के लिए हम बात करें तो पहला था समानता के लिए संघर्ष। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं, समानता के लिए संघर्ष। और यहाँ समानता के लिए संघर्ष का मतलब है कंपनी का भारतीय रियासतों के साथ समानता के लिए संघर्ष। और ये हुआ था 1740 से 1765 की नीति मानी जाती है। ये समानता के लिए कार्य कर रहे थे। दूसरी जो नीति आती है वो सुरक्षा प्रकोष्ठ
जिसकी अभी अपने बात कर रहे हैं, या फिर घेरे की नीति आती है, ये कब से कब तक चली थी? तो इसका जो समय है वो 1765 से लेकर के 1813 का माना जाता है। कई बार ये समय भी पूछता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी की अगर अपने बात करें तो वो थी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब से कब तक आई? ये चली थी 1813 से लेकर के 1857 तक। चौथी नीति की बात करें तो चौथी जो हमारी नीति थी वो थी अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति ये कब से कब तक थी? 1858 से लेकर के 1935 तक। 1858 से लेकर के 1935 तक। और पांचवी की अगर अपने बात करें वो थी बराबर के संघ की नीति। बराबर के संघ की जो नीति थी वो 1935 से लेकर के 47 तक रही थी दोस्तों। तो ये 5 नीतियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपको याद करनी है। इनके सन भी जो है वो कई बार पूछ लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिंग फेंस की नीति क्या थी? अपने राज्य के चारों ओर जो है बफर स्टेट का निर्माण किया जाए ताकि जो दूसरे शक्तिशाली राज्य हैं उनसे उनकी सुरक्षा हो सके दोस्तों, क्योंकि इस समय इनके पास में बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे। भारतीय राज्यों को इस्तेमाल करते हुए ही ये अपनी रक्षा करना चाहते थे दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा था? दोस्तों हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि इस सहायक संधि को, कौन सी सहायक संधि की अपने बात कर रहे हैं? जो लॉर्ड वेलेस्ली ने विशिष्ट सहायक संधि का निर्माण किया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन है हमारे पास में, पेशवा बाजीराव द्वितीय था, रघुजी भोंसले था, दौलतराव सिंधिया था, या इनमें से कोई नहीं था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम माना जाता है 1798 से लेकर के 1805 तक का समय जो है इसका स्वीकार किया जाता है दोस्तों। इसने देखिएगा जो भारतीय राज्य थे उनको अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे पहले जो घेरे की नीति चल रही थी उसमें बराबर की बात चल रही थी, हस्तक्षेप की बात चल रही थी, लेकिन इसके आने तक जो है स्थितियां थोड़ी बदल चुकी थी। तो इसने ये किया कि हस्तक्षेप वाली जो नीति है उसका परित्याग कर देना चाहिए और राज्यों को अपने अधिकार में लेना शुरू करना चाहिए। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसके लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। हम ऐसा कहेंगे प्रयोग किया, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक संधि का आविष्कार किसने किया तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका आविष्कार नहीं किया था दोस्तों। ये पहले से अस्तित्व में थी और क्रमिक रूप से विकसित हुई। अगर आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए कि इसका आविष्कार कौन था, हाँ प्रयोग इसने किया था, हम प्रयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन आविष्कार की बात करें तो ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकसित हुई। देखिएगा, डुप्ले का नाम आपको याद होगा। डुप्ले जो था वो संभवतः पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीयों को दी थी। डुप्ले ऐसा व्यक्ति था जिसने संभवतः पहली बार भारतीय राजाओं को जो अपनी सेना है वो किराए पर दी थी, और आगे भी फिर भारतीय राज्यों के साथ में इस प्रकार की जो प्रकृति है वो अपनाई गई थी। अगर आप बात करें प्रथम सहायक संधि की तो 1765 की अपने बात करते हैं अवध के साथ में। प्रथम सहायक संधि की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम सहायक संधि कह सकते हैं, जिसमें इस प्रकार का कार्य हुआ था, तो वो अवध के साथ में 1765 को लेकर के चलते हैं, जब कंपनी ने एक निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। तो एक प्रकार से ये सहायक संधि थी। हालांकि लॉर्ड वेलेस्ली ने उसमें काफी परिवर्तन किया था, एक विशिष्ट प्रकार की सहायक संधि लेकर के आते हैं। तो ये जो है इस प्रकार का पहला कार्य हुआ था 1765 के अंदर अवध के अंदर, जब एक निश्चित धनराशि के बदले रक्षा करने का वचन दे दिया गया था दोस्तों। तो इन्हीं में स्वीकार करने वालों में लॉर्ड वेलेस्ली के लिए अगर हम बात करें, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो वो पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिएगा, ये बात है 31 दिसंबर 1802 की अगर अपने बात करें तो अंग्रेजों से बसीन की संधि की गई थी। कौन सी संधि? बसीन की संधि। और बसीन की संधि के अनुसार ही बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता स्वीकार कर ली थी, और ये जो संधि है वो मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई पहली सहायक संधि मानी जाती है दोस्तों।
कौन सी सहायक संधि मानी जाती है? मराठों के साथ की गई पहली सहायक संधि मान करके चलते हैं। अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे कूट जो दिए गए हैं उनसे हमें पता करना है। तो हैदराबाद, मैसूर, अवध या फिर सिंधिया, यहाँ हमें बताना है इनमें से क्रमिक रूप से कौन सा था। तो दोस्तों इसका जो विकल्प है 1 2 3 4, 1 3 4 2, 4 3 2 1 और 3 2 1 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला, यानी ये बिल्कुल क्रमिक रूप से ही है। दोस्तों कुछ और देख लेते हैं अपनी। अगर हम बात करें हैदराबाद की, अगर हम बात करें तो हैदराबाद की तो 1798 या फिर और 1802 सन आते हैं इसमें। हैदराबाद के बाद में अगर हम बात करें मैसूर की, तो मैसूर आता है 1799, मैसूर की बात होगी 1799 की। तंजौर ये भी 1799 लेकिन अक्टूबर 1799 का है। फिर हम बात करें अवध की, नवंबर 1801 में आ गया ये। फिर हम बात करें पेशवा, अभी बात की भी थी 1802 की बात आती है। पेशवा के बाद में देखिएगा बरार, बरार में थे भोंसले, बरार के भोंसले इनके साथ में हुई थी 1803 के अंदर। इसके बाद में देखिएगा सिंधिया, सिंधिया की अगर हम बात करें तो वो रहेगी 1804। फिर उसके बाद में तो देखिएगा जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, तो इस प्रकार के रह गए। ये आप देख सकते हैं हैदराबाद हो गया हमारा पहले नंबर पर, दूसरा आ गया मैसूर और तीसरा फिर अवध आ गया और चौथा फिर आ गया सिंधिया। तो ये हमारा जो विकल्प है, पहला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है चौथा, वो है कि निम्न में से असत्य है। असत्य हमें बताना है। पहला ऑप्शन है रिंग फेंस की नीति के काल में कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों से किए गए संबंध बराबरी पर आधारित थे। दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तीसरा 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश नीति को अधीनस्थ संघ की नीति कहते हैं। और चौथा है वेलेस्ली का विचार था कि भारतीय रियासतों में हस्तक्षेप न किया जाए। तो दोस्तों इनमें से सही आंसर यानी असत्य बताना है। तो देखिएगा दोस्तों ये बात हमारी सही है कि रिंग फेंस की नीति के काल में कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों से किए गए संबंध बराबरी के आधार पे थे, ये भी हमने बात भी की थी। दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें, भारतीय रियासतों को अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, ये भी ठीक बात है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश नीति को अधीनस्थ संघ की नीति कहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली का विचार था हस्तक्षेप न किया जाए, बल्कि उनका विचार था कि हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ ये था चौथा ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? चौथा कथन असत्य है, नंबर 4 होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? दोस्तों हमें बताना है। ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने या फिर मैसूर के शासक ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इंदौर के होलकर राज्य ने इसको स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों किसने किया था वो अपने बात कर चुके हैं। हैदराबाद ने, मैसूर ने, तंजौर ने, अवध ने, पेशवा ने, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, इन सभी ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हमारे पास में शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, या चौथा था अंग्रेजों की प्रभु सत्ता को स्थापित करना। दोस्तों एक प्रकार से सहायक संधि में नाम सहायक जरूर है, लेकिन ये सहायता के लिए नहीं थी। इसका जो मूल उद्देश्य था वो प्रभु सत्ता स्थापित करना ही था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर भी होगा नंबर 4, यानी अंग्रेजों की प्रभु सत्ता को स्थापित करना। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग किया गया था। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभु सत्ता स्थापित भी हो गई थी। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो 7वां जो हमारा प्रश्न है, तथा कथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था, अपने हाथों में ले लिया था?
तो ऑप्शन है हमारे पास में लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था या फिर लॉर्ड ओर्डिंग था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बेंटिंग ने ये कार्य किया था। बेंटिंग का अगर आपको याद होगा, इसने 1828 के अंदर जो है कार्यभार संभाला था। उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जो है, ऐसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। ठगी प्रथा को भी समाप्त करने का विचार किया था, कार्य किया था। तो ये काफ़ी इसने सुधारवादी कार्य किए। और इसमें देखिएगा जो है कुशासन के आरोप भी इसने कई राज्यों पर लगाए और इसी क्रम के अंदर मैसूर राज्य को भी है कुप्रशासन के आधार पर उसने अपने अंदर मिला लिया था। दोस्तों 8वां जो हमारा प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति से हुआ था, किस रीति से हुआ था। ऑप्शन है अपहरण की नीति से, युद्ध द्वारा, सहायक संधि के द्वारा या फिर कुप्रशासन के आधार पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कुप्रशासन के आधार पर ये किया गया था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 से 56 तक का जो टाइम है इसका माना जाता है। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। किसकी बात कर रहे हैं? वाजिद अली शाह पर इन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगाया और 13 फरवरी 1856 को जो है इसका अंग्रेजी राज्य में देखिए विलय कर लिया। इसके लिए डलहौजी ने बहुत ही सोची समझी नीति भी अपनाई थी और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने अधिकारी भी शासन की जांच करने के लिए भेजे और उन्होंने एक विस्तृत विवरण तैयार किया कुशासन के विषय में, उसको भेजा। उसने फिर उसको लंदन भेजा और लंदन भेज करके अवध के विलय के लिए गृह सरकार की अनुमति भी ले ली। दोस्तों और गृह सरकार और ब्रिटिश जनमत तैयार होने के बाद में बहुत ही जल्दी से डलहौजी ने ये कार्य किया और उसको अपने अंदर मिला लिया और यहाँ तक कि अपने अंदर मिलाते हुए, अधिग्रहण करते हुए उसे उचित भी ठहराया और उचित ठहराते हुए कहा कि यदि अंग्रेज सरकार इस प्रकार के कुप्रशासन को, जिसमें करोड़ों लोग पिस रहे हैं, अधिक समय तक चलने में सहायता देती तो वह मानव और ईश्वर दोनों की दृष्टि से ही दोषी होता। तो देखिएगा इस प्रकार से इसको उचित भी ठहरा देते हैं। व्यपगत के सिद्धांत के अंदर, कौन से सिद्धांत? व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने इसका विलय किया था। और भी थे विलय करने वाले जो थे 17 अवध के अलावा अपने कहीं 17 1848। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछता है ये प्रश्न, इनके सन भी आ जाते हैं इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। 1849 जैतपुर और संबलपुर की बात करते हैं। बगाट की बात करें तो 1850। इसके बाद में देखिएगा उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। तो कई बार ये क्रम से भी पूछ लेता है दोस्तों। करौली 1855। तो ये सारे कार्य जो हैं इसके द्वारा किए गए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था या फिर सर हेनरी होर्डिंग था या फिर लॉर्ड लॉरेंस था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ये हुआ था। दोस्तों ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 1856 में पारित किया गया था। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1858 के भारत सरकार अधिनियम से, लॉर्ड कैनिंग ने, 1860 में सनद के जारी किए जाने से या फिर 1858 के साम्राज्य की घोषणा से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1858 के साम्राज्य की घोषणा से ये जो है गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। दोस्तों महारानी की उद्घोषणा की अगर हम बात करें 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो दरबार हुआ उसके अंदर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषणा की गई, जिसमें देखिएगा भारतीय जो हमारे राज्य थे उनके प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया गया और विजय और विलय की जो नीति थी उसका पूरी तरह से परित्याग कर दिया और परित्याग करते हुए देशी राज्य जो थे उनको उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने की जो है अनुमति भी दे दी गई थी। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुमेलित नहीं है कुछ
फैक्ट हैं जिनमें हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त के लिए कार्य किया, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का कार्य किया, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत लगाया और लॉर्ड कैनिंग ने उच्चतम निष्क्रियता की बात की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ये बात हमारी बिल्कुल भी सही नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, वेलेजली के सहायक संधि तो आप पढ़ ही चुके हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी का था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला और निम्न में से सुमेलित है, हमें ये बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन है लॉर्ड एलेनबरो अवध का विलीनीकरण से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण से संबंधित है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। दोस्तों तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो ये हमारा 3 नंबर जो है वो सही है। दोस्तों बाकियों को भी देख लेते हैं। लॉर्ड एलेनबरो जो है वो संबंधित है सिंध का विलीनीकरण से, सिंध का विलय से संबंधित है जो हुआ था 1843 के अंदर। तो ये है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी अवध के विलीनीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? अवध के विलीनीकरण से संबंधित है। कुशासन का आरोप लगा करके 1856 के अंदर जो है इन्होंने इनका अधिग्रहण कर लिया था। वेलेजली वाली बात तो सही है ही है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध है उससे संबंधित है, 1799 का है ये। जॉन शोर की बात करें अगर हम तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, इससे संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये हमारे सही विकल्प हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किसने जो है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति को अपनाया था, या निम्न में से कौन है जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति से संबंधित है। ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर जॉन लॉरेंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जॉन लॉरेंस जो है वो इस नीति से संबंधित है, इनका नाम इसके साथ में जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसे चतुराई पूर्ण निष्क्रियता तो कहते ही हैं, इसका एक और नाम आता है कुशल अकर्मण्यता, यानी इन्होंने कोई कार्य भी नहीं किया लेकिन कुशलता के साथ में। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न राजसी राज्यों के विलय क्रम पर आपको विचार करना है और विचार करते हुए बताना है कि सही क्रम जो है वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन जो है हमारे पास में, उनसे पहले फैक्ट देख लेते हैं। झांसी है, फिर संबलपुर है और सतारा है। हमें बताना है 1 2 3 का क्रम रहेगा या फिर 1 3 2 का क्रम रहेगा, 3 2 1 का रहेगा या 3 1 2 का रहेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 2 1। ये अपने पहले भी कर चुके हैं, पिछले प्रश्नों के अंदर है, इसका आंसर भी है। दोस्तों तो सही आंसर होगा सबसे पहले जो है इसका विलय हुआ, फिर इसका हुआ और फिर इसका हुआ। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब प्रारंभ की गई थी? 1803 में, 1813 में, 1805 में, 1798 में। पहले प्रश्न के अंदर हमने इसकी बात भी की थी दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा हो तो। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1813। 1813 में ये नीति आरंभ की गई थी। विशेषतः लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम अपने इसके साथ में जोड़ सकती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है गोद निषेध के तहत हस्तगत होने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था। हमने कहा गोद निषेध नीति के तहत कौन सा था, तो ऑप्शन है सतारा था, जैतपुर था, बगाड़ था या फिर संबलपुर था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सतारा। सतारा को किया गया था। दोस्तों इसके विषय में भी अपनी बात कर चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17वां भारतीय राज्यों के प्रति गोद निषेध नीति को किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था? ये किसने चालू की थी दोस्तों? तो ये लॉर्ड कर्जन था, हेस्टिंग्स था या डलहौजी था या कैनिंग था। आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल रटा हुआ है और बिल्कुल सही भी होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। गोद निषेध की नीति को इन्होंने अपनाया था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। अंग्रेजी सरकार की रिंग फेंस की नीति का आशय क्या था? क्या कहना चाहती थी वो? देसी रियासतों के मामले में हस्तक्षेप न करना, देसी रियासतोों के संबंध में सीमित उत्तरदायित्व, कुछ देसी रियासतों को अन्य शक्तिशाली रियासतों के बीच बफर स्टेट के रूप में विकसित करना या फिर उक्त
सभी। अभी आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे रिंग फेंस की नीति को, और आई होप कि आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा उक्त सभी, क्योंकि ये सारे ही तथ्य सही हैं। हस्तक्षेप भी है, सीमित उत्तरदायित्व भी है और बफर स्टेट भी है। ये 3 बात आपको इसके विषय में याद रखनी है, क्योंकि यही पूछी जाती है। या फिर इसका जो है आविष्कारकर्ता कौन था, इसको शुरू करने वाला कौन था। अगले प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि में नहीं था। देशी रियासतों की बाह्य युद्धों और आंतरिक संकटों से सुरक्षा करना, देशी रियासतों में ब्रिटिश फौज रखना, अंग्रेजी फौज का खर्चा देशी रियासतों से करना, देशी रियासत के विदेशी मामलों में हस्तक्षेप न करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा चौथा जो है। देखिएगा सहायक संधि क्या थी, जब भी किसी भारतीय राज्य के साथ में सहायक संधि की जाती थी तो उस राज्य को, जैसे ये भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य को एक अंग्रेजी सेना अपने पास में रखनी होती थी जो कि उसकी बाहरी युद्धों से और आंतरिक संकटों से सुरक्षा करेगी। और इस अंग्रेजी जो सेना है, ब्रिटिश सेना है, उसका खर्चा कौन देगा, उसका खर्चा देगी देशी रियासत। और इसके लिए उसको नगद भी दे सकती थी या फिर कोई ऐसी जमीन जायदाद दे सकती थी जिससे वो अपनी आमदनी ले सके दोस्तों। तो ये खर्चा भी यहाँ से आना था। इसके अलावा देखिएगा ये था कि ये राज्य किसी भी प्रकार की अपनी विदेश नीति नहीं रखेगा, किसी से संधि नहीं कर सकेगा, वो जो बात होगी वो इसके द्वारा ही होगी। इसके अलावा एक रेजिडेंट भी अंग्रेजी सरकार का यहाँ पर रखा जाता था, हालांकि वो उसका कार्य मतलब उसके काम के अंदर हस्तक्षेप करना नहीं हुआ करता था रियासतों के, लेकिन फिर भी वो नज़र उसमें रखता था और सूचना यहाँ तक पहुँचाता था। बाद में तो उसने काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार की जो संधि थी उसे हम सहायक संधि के रूप में जानते हैं दोस्तों। यानी ये पूरी तरह से स्टेट किसके ऊपर डिपेंड हो गया, अंग्रेजी सरकार के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके पास में न तो अपनी कोई सेना थी और न ही इसकी विदेश कोई नीति थी। क्योंकि विदेश नीति इसलिए नहीं थी क्योंकि युद्धों से रक्षा तो कौन करता था, अंग्रेज करते थे। तो इसलिए ये सहायक संधि जो इस प्रकार की प्रणाली थी कि अंदर ही अंदर ये जाल में उलझते चले गए और ऐसे उलझे कि फिर नहीं निकल पाए थे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का प्रावधान नहीं था। क्या नहीं था? देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करवाना, देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना, देशी रियासतों का आंतरिक शासन वहां के शासक द्वारा संभालना, उक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है प्रावधान नहीं था। देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना, ये प्रावधान जो है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति में शामिल नहीं था। हस्तक्षेप उन्होंने करना शुरू किया था, प्रभुत्व स्वीकार करवाना था ये था। देशी रियासतों के आंतरिक शासन स्वयं वहां के शासक द्वारा संभाले जाते थे, ये प्रावधान भी था। तो ये नहीं था उसमें देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जिनके विषय में हमने बात कर ली है। बड़े अच्छे प्रश्न थे और लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड जो फैक्ट थे, जो जरूरी बातें थी, मैंने आपको सारी बता दी हैं। अगर आपको इसको और डिटेल में स्टडी करना है तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। कल अपने 1857 की क्रांति के विषय में बात करेंगे, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के 1857 की क्रांति का एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें पिछली परीक्षाओं के पूछे हुए प्रश्न भी शामिल है दोस्तों। तो उसी से आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज जो बुक आपके पास में है, मैटर सब में वही होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो जो किताब आपके पास में है, वापस बोल रहा हूँ, जो किताब आपके पास में है वो बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, तभी आपके फैक्ट सही होंगे। क्योंकि आपका जो पेपर है वो फैक्चुअल होता है दोस्तों, अच्छे से उसको याद कीजिएगा। मिलेंगे कल के टेस्ट के अंदर जो कि 1857 की क्रांति का होगा। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा है, कुछ फ़ायदे का है, तो दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी कुछ लाभ हो जाए। और हाँ, आज आप पहली बार चैनल पर हैं और पहली बार इसे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमें से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों हमेशा की तरह इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पर समय अनुसार मिलती रहेगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले जो क्लासेज हैं उनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा जो वेबसाइट है अपनी उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।